वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी टॉपिक जो रहेगी वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें वरना आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल और आगे आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीडीपी मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक वर्ड का मतलब ये होता है कोई भी एक्टिविटी जो एक कंट्री के अंदर हो रही हो। जो कंट्री के बाहर होती है उसे कहते हैं इंटरनेशनल, और जो कंट्री के अंदर होती है उसे कहते हैं हम डोमेस्टिक एक्टिविटी। और प्रोडक्ट के माने हैं प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ को बनाना। तो चलिए जानते हैं कि जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या है। तो एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो भी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो कपड़े हम पहनते हैं, फर्नीचर वगैरह, जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो सर्विसेज है यानी कि म्यूज़िक, वीडियोस, वेब सीरीज़ वगैरह जो हम देखते हैं, या फिर जो आप मोबाइल पे रिचार्ज करवाते हैं, वो सारा सब कुछ सर्विसेज में जाता है। तो जो भी यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो होता है जो एक किसी चीज़ को बनाने में और वो जो बन के जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, वो एक फिनिश्ड गुड है क्योंकि उसको बनाने में कुछ रॉ मटेरियल्स लगे हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब जो मदरबोर्ड है उसका, उसके प्रोसेसर है, उसकी जो स्क्रीन है, बैटरी है, पीछे की कैबिनेट है, उन सारी चीज़ों को जोड़कर मोबाइल फ़ोन बन के निकलता है। तो वो हो जाता है फिनिश्ड गुड्स। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, और जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, उनकी वैल्यू को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। तो एक कंट्री के अंदर एक गिवन पीरियड में, आप चाहे ले लो 1 साल के अंदर, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है, मतलब प्रोड्यूस की गई है, मैन्युफैक्चर की गई है एक कंट्री के अंदर, उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सारी चीज़ों का जो वैल्यू निकल के आता है, टोटल वैल्यू, उसे हम कहते हैं जीडीपी की वैल्यू। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जीडीपी की वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कोई भी कंट्री में जीडीपी की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें प्रीवियस ईयर से, कि हमने पिछले साल से इस साल में हमने कितना अच्छा किया या कितना ख़राब किया। और हम इसको इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं ताकि हम आपसी कंट्रीज़ के बीच में हम कंपेयर कर सकें कि उस कंट्री के मुकाबले हमने कितना अच्छा काम किया या कितना ख़राब किया। और इससे हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हम इस चीज़ को और कितना, जीडीपी की वैल्यू जो है हमारी, कितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे ये इम्प्रूव हो सके, जिससे ये और अच्छा हो सके। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 अप्रोचेज़ हैं, 2 स्टेप्स पकड़ लीजिए जीडीपी कैलकुलेट करने को। तो जो पहला अप्रोच होता है वो होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच, और जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है इनकम अप्रोच। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक्सपेंडिचर अप्रोच के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच के द्वारा कौन कौन सी चीज़ आती है एज अ फैक्टर जीडीपी वैल्यू को कैलकुलेट करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिनको हम जोड़ करके जीडीपी की टोटल वैल्यू इन अ ईयर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको आप ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को जब आप जोड़ देते हैं तब आपको जीडीपी की जो टोटल वैल्यू है आपको मिलती है। तो आइए जानते हैं ये जो चारों फैक्टर्स हैं इनके क्या मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जो अपने डेली टू डेली बेसिस में जो वो खर्च करता है पैसे, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम राशन पानी खरीदते हैं, आटा चावल, जो पेंट्री आइटम्स है, या फिर फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है या आपको कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना है, तो आप वेबसाइट पे जाते हैं और उसकी कुछ अमाउंट है, तो अमाउंट आप देते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को जो ख़रीदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे पर्सनल यूज़ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्सनल यूज़ और आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक कंज्यूमर जो भी चीज़ें खरीदता है उस पर जो खर्च करता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है।
तो ये फर्स्ट फैक्टर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम और आप डेली बेसिस में जो मतलब जो खर्च करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, वो होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फर्स्ट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये टोटली रिलेटेड है बिजनेसेस और कंपनीज से। जैसे कि एक कंपनी शुरुआत होती है कंपनी की, तो वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं कुछ अमाउंट अपने कैपिटल एसेट्स पे। कैपिटल एसेट्स के माने हैं वो चीज़ें जो कंपनी खरीदती है वंस एंड इन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, सो दैट वो चीज़ें उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेस जनरेट करके दे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एक कंपनी खोला है, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री ओपन की है, नई फैक्ट्री, तो आपको उसके लिए सबसे पहले लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। तो आप ज़मीन खरीदेंगे, फिर वहाँ पे आप एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसके अंदर वो काम होगा। उसके बाद आप मशीनरीज खरीदेंगे जिसमें वो चीज़ें बनेंगी। उसके बाद आप फर्नीचर्स वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर्स वगैरह लगवाएंगे वहाँ पे। तो ये सारी जो फिक्स चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं कैपिटल एसेट्स, जो एक कंपनी खरीदती है एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी एसेट्स की जो खरीदी, जो एक कंपनी जो पैसे खर्च करती है इन चीज़ों को खरीदने में, इन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो जैसे कि नाम ये सजेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, तो ये टोटली डिपेंडेंट है जो गवर्नमेंट खर्च करती है एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे या डिफेंस सेक्टर पे, ताकि हम और आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रीटमेंट मिले हेल्थ इश्यूज़ में, और प्रोटेक्शन के मामले में डिफेंस सिस्टम हमारा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट स्पेंड करती है इन सेक्टर्स पे हमारे फ़ायदे के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो ये भी एक, ये थर्ड फैक्टर है जीडीपी की कैलकुलेशन का। बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर पे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के माने ये होता है कि कोई प्रोडक्ट जो कंट्री के अंदर बनी हो और उसको उस कंट्री ने दूसरे कंट्री को सेल किया हो, बेचा हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में बनी है और इंडिया ने उसे बेचा है बांग्लादेश को, तो वो इंडिया की एक्सपोर्ट हुई। सेम इंपोर्ट होता है जो हम दूसरे कंट्री से ख़रीदते हैं। मान लीजिए बांग्लादेश से हमने कोई चीज़ खरीदी हो, तो वो हमारे लिए इंपोर्ट हुआ। तो नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ये है, जो जितनी भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स रही है, जितनी हमने दूसरे कंट्रीज़ को बेची है, उसमें से अगर हम अपना जितना टोटल इंपोर्ट्स है जो हमने दूसरे कंट्रीज से ख़रीदा है उसको माइनस कर दें, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं, जो कि है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों को जब जोड़ा जाता है तब जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी टोटल जीडीपी वैल्यू। और ये कैलकुलेट कौन करता है? इंडिया में इसको कैलकुलेट करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो देख लेते हैं, कुछ डेटा है जो 2018 और 2019 का डेटा है जीडीपी वैल्यू की, एज पर दी वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की थी। 2018 और 19 की डेटा बता रहा हूँ मैं, ये लेटेस्ट डेटा नहीं है। तो वो थी वर्ल्ड इकोनॉमी की डेटा 2018 और 2019 के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर्स यानी कि स्टेप्स जो एक कंट्री ले सकती है अपनी जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो एक कंट्री की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, रोड्स एंड हाईवेज़ अच्छी हो, वहाँ की मोबिलिटी अगर अच्छी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एनकरेज करता है न्यू बिज़नेस को स्टार्टअप होने के लिए उस एरिया में। और अगर न्यू बिज़नेस स्टार्टअप होगा, जो हमने पहले बात किया था, वो नया बिज़नेस, वो नई कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो उससे इन्वेस्टमेंट आएगा। एंड देन कंपनी सेटअप होने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, यानी कि जॉब्स खुलेंगे वहाँ पे। फिर तो वहाँ पे जॉब्स आएंगी। इवेंचुअली अगर आप अर्न कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अगर जॉब्स के थ्रू कोई अर्न कर रहा है तो वो स्पेंड भी करेगा, इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी।
एंड आफ्टर ऑल दैट उस एरिया की ग्रोथ से, उस बिज़नेस की ग्रोथ से वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी जहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग्स और बढ़ेगा। तो इट विल इवेंचुअली बूस्ट दी जीडीपी। जो सारे फैक्टर्स जो होते हैं जीडीपी के, वो सारे चीज़ें यहाँ से बूस्ट होंगी, तो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी वो बूस्ट होगी, वो ग्रोथ होने पे ऊपर जाएगी वो धीरे धीरे करके। तो उसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ड्रिवन ऑफन टाइम्स बाय कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग्स एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जैसे हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया, उस पर भी बहुत डिपेंड है। तो जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो आम कंज्यूमर्स होते हैं वो जो टैक्स पे करता है और उन्हें जो रिबेट्स मिलते हैं, रिबेट्स यानी फॉर एन एग्जांपल जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं उसमें जो रिबेट हमें कुछ पैसों के मिलते हैं, अगर वो रिबेट्स जो है उसको बढ़ा दी जाए थोड़ी सी, या फिर टैक्स रेट्स जो है थोड़ी सी कम कर दी जाए, तो उस कंज्यूमर को, हम और आपको जो कंज्यूमर्स हैं हम, उनको थोड़ी सी ज़्यादा सेव करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थोड़ा ज़्यादा हम पैसे सेव कर लेंगे, और हम जितना ज़्यादा सेव करेंगे उसको कभी ना कभी हम आगे चल के स्पेंड करेंगे। दैट मीन्स कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी यहाँ पे भी बढ़ती है। तो सेम गोज़ टू द फोर्थ पॉइंट जो है वो है बिजनेसेस के लिए। तो जो कंपनीज़ या फिर बिजनेसेस हैं उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी बिज़नेस को रन करते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर थोड़ी सी ईज़ आ जाए, आसानी आ जाए, उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्ट्स पे आ जाए, तो वो कंपनी ईजिली वर्क कर पाएगी। और ये एनकरेज करता है इवेंचुअली नए बिज़नेस को स्टार्टअप होने के लिए ऑल्सो। क्योंकि अगर कहीं पे बिज़नेस करने की कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, कहीं पे ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिज़नेस करना, स्टार्टअप करना, अगर वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही अच्छी हैं, वो एनकरेज करती हैं नए स्टार्टअप्स को एट लो कॉस्ट, तो वहाँ पे नए बिज़नेस स्टार्टअप होंगे। और वहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया कि जॉब्स आएंगी। ओवरऑल जो कंट्री, मान लीजिए अगर अपनी कंट्री कोई दूसरी कंट्री से, चाइना से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, वो चीज़ क्योंकि हम उससे इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो अगर हम नए बिजनेसेस को इस तरह से सपोर्ट करेंगे विथ ईजिंग दी लॉज एंड रेगुलेशन फॉर द कंपनीज, थोड़ी सी ईज करके, तो इवेंचुअली हम वो चीज़ें, वो जो प्रोडक्ट्स हैं हम अपने कंट्रीज़ में प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने कंट्री में हम बना पाएंगे। इससे क्या होता है, अपनी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ पे कम हो जाती है। और जो कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग ही होती है, आगे चल के उनकी ग्रोथ ही होती है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स थे जो जिसके तहत आप एक कंट्री जो है अपनी जीडीपी को इम्प्रूव कर सकती है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर गलत लगी हो तो आप बिल्कुल भेजिए, कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और आप इस वीडियो के रिलेटेड भी, इसकी क्वालिटी के रिलेटेड भी आप कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, अच्छी या बुरी, सारे फीडबैक वेलकम है, आप कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको आगे, और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।